खबर दिन भर देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार असेंबली इंतखाबात के कल नतायज सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच होगी वोटों की गिनती। हुक्मरान अपोजिशन इत्तेहाद दोनों को जीत का यकीन। जुबली हिल्स, बड़गाम, घाटशिला समेत 8 असेंबली सीटों के जिमनी चुनाव के भी सामने आएंगे नतायज। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। दिल्ली धमाके के कसूरवारों को ऐसी सजा दी जाएगी जिससे सारी दुनिया को दिया जाएगा पैगाम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का बयान। उमर अब्दुल्ला ने अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर किया तशवीश का इजहार। कहा, हकीकी मुजरिमों को दी जाए सजा लेकिन बेकसूर अफराद को ना बनाया जाए निशान। और पुणे में पेश आए एक सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत, मुतअद्दिद जख्मी। एक कंटेनर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। बांग्लादेश में आइंदा साल फरवरी में इंतखाबात कराने का ऐलान। शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का 17 नवंबर को आएगा फैसला। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के नतायज 14 नवंबर को यानी कल सामने आने वाले हैं। वोटों की गिनती रियासत के तमाम 38 अजला के 46 मराकज पर होगी। इंतखाबात में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम वीवीपैट को सिक्योरिटी के घेरे में फिलहाल रखा गया। स्ट्रांग रूम अहाते को अंदरूनी हिफाजत की जिम्मेदारी स्ट्रांग मिलिट्री फोर्सेस और उनको सौंप दी गई है, जबकि जिलाई पुलिस को बाहरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और दीगर हिफाजती इकदामात किए गए हैं। पेश इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट। बिहार असेंबली इंतखाबात के नतायज का सारे मुल्क को बेचैनी से इंतजार है, क्योंकि तमाम अपोजिशन और मोदी हुकूमत का मुस्तकबिल इसी इलेक्शन पर मुनहसिर है। बिहार मुल्क की वो रियासत है जो मरकज में फैसला कौन रोल अदा करती रही है। इलेक्शन के नतायज के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें यानी ईवीएम को सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है। हर स्ट्रांग रूम कॉम्प्लेक्स में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जहां सीनियर अफसरान मुसलसल ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर और मुतालिका असेंबली हलकों के रिटर्निंग अफसरान को रोजाना स्ट्रांग रूम्स का मुआयना करने की हिदायत की गई है। मॉक पोल के दौरान या वोटिंग के वक्त खराबी पाई गई ईवीएम और वीवीपीएटी के साथ साथ गैर इस्तेमाल शुदा मशीनों को अलग से महफूज रखा गया है। जो ये काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पे 3 लेयर में सुरक्षा रखा गया है। जो जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पे सीएपीएफ का बल है, बाहरी की परिधि में बीएसएफ का है और उसके बाहर जो एरिया है उसमें जिला बल को लगाया गया है। जिला बल में भारी संख्या में यहाँ पे सशस्त्र बल भी लगाए गए हैं और लाठी पार्टी भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक को सुगम बनाए रखने हेतु यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। जो उपद्रवी अगर कोई आते हैं यहाँ पे उनसे निपटने के लिए दंगा रोधक दल को भी लगाया गया है, जिनके पास टीयर गैस भी रहेगा। वाटर कैनन का भी यहाँ पे इंतजाम रखा गया है। इसी दौरान पटना के जिला इलेक्शन अफसर कम जिला मजिस्ट्रेट त्यागराजन एसएम ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रहनुमा खुतूत की वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के जुलूस फतह पर पाबंदी है। किसी भी फर्द, सियासी जमात या तंजीम की तरफ से सियासी मकासद से मुताल्लिक किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस, धरना या मुजाहिर पर पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अमन व अमान बरकरार रखने के मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इजाजतनामे की शरायत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। तो इन 6 रियासतों और एक यूटी में 8 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात 11 नवंबर को हुए थे। ज़िमनी इंतखाबात जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगाना, पंजाब, मिजोरम और उड़ीसा के हलकों में खाली असामियों को पुर करने के लिए मुनाकिद किए गए थे। ज़िमनी चुनाव के वोटों की गिनती भी जुमा को बिहार के साथ होगी।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि दिल्ली धमाके के जिम्मेदारों को मिलने वाली सजा दुनिया को यह पैगाम देगी कि किसी को दोबारा इस तरह के हमले के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा वो तमाम लोग जिन्होंने इस बुज़दिलाना कार्रवाई का इर्तिकाब किया और उसके पीछे जो लोग हैं उन्हें कानून के सामने लाया जाएगा और उन्हें सख्तरीन सजा दी जाएगी। हुकूमत हिंद और वजारत दाखिला उसको यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने धमाके के मुतासरीन के अहल खाना के लिए भी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रिलीज के मुताबिक शाह ने कहा कि मोदी की क़यादत में पूरी दुनिया ने गुज़िश्ता 11 सालों में दहशतगर्दी के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई को तस्लीम किया है और वज़ीर आज़म आलमी सतह पर इस लड़ाई की क़यादत करने में सबसे आगे है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी को एक वजह बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है जो दिल्ली धमाके के तहकीकात के सिलसिले में ज़ेर तफ्तीश है। अपनी वेबसाइट पर झूठी तस्दीक जाहिर करने पर हुकाम ने उसके खिलाफ ये कार्रवाई की है। शौकौज नोटिस में NAAC ने कहा है कि उन्होंने नोट किया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने ना तो तस्लीम शुदा है और ना ही NAAC के जरिए रजिस्ट्रेशन उनको मिला है। वेबसाइट पर डालने के लिए कहा गया है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी चैरिटेबल ट्रस्ट की एक कोशिश है जो कैंपस में 3 कॉलेज चला रही है। फलाह 19 इंजीनियरिंग स्कूल फलाह 19 के नाम से है। NAAC के जरिए A को दर्जा दिया गया है। ब्राउन हिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी 2008 से और अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 2006 से NAAC के जरिए A को दर्जा दिया गया है। शौकौज नोटिस में लिखा है कि यह बिल्कुल गलत है और अवाम खास तौर पर वालिदैन, तलबा और स्टेक होल्डर्स को गुमराह कर रहा है। तो वहीं जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली धमाके के सिलसिले में रियासत में जारी अंधाधुंध गिरफ्तारियों पर तशवीश का इजहार किया और कहा जो असल मुजरिम हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ शक व शुबा की बुनियाद पर बेकसूर अफराद को निशाना बनाना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हर मुसलमान या हर कश्मीरी बाशिंदा दहशतगर्द नहीं होता। घटने की जितनी निंदा की जाए कम है। बेगुनाह लोगों का इस तरह बेरहमी से कत्ल करना किसी भी मजहब या कोई भी मुद्दा इस चीज की इजाजत नहीं देती। अब कार्रवाई चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होता रहेगा, लेकिन एक चीज का हमें ख्याल रखना होगा, जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादी नहीं है। जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा आतंकवादियों के साथ भी नहीं है। ये चंद लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है। बदकिस्मती से जब हम हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और बिलखसूस हर कश्मीरी मुसलमान को एक ही नजरिए से देखना शुरू करते हैं और ये तासुर देना शुरू कर। जम्मू कश्मीर में CPMK के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने दिल्ली धमाके के पस मंजर में कहा कि रियासत में उस वक्त मायूसी की लहर फैल गई है, लेकिन मायूसी मसले का हल बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो उम्मीद का दामन हरगिज ना छोड़ें, आला तालीम और बुलंद इरादों के सहारे से हालात के तब्दील होने का इंतजार करें। उसमें शक की बात नहीं है, बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और अफसोसनाक है। जो भी मरा वो हमारे हैं, वो मरने के लिए नहीं, मरने के लिए तो सब मरना ही है, लेकिन ऐसी मौत नसीब न हो। और जिन्होंने भी किया, जैसे भी किया, ये एक मेरी नज़र में इंसानी फेल हो नहीं सकता। ये कोई जानवर ही ऐसा सोच सकता है, ऐसा कर सकता है। और हमारी तरफ से, जहाँ तक कश्मीर के अवाम की तरफ से, आपको याद होगा अभी पहलगाम का सानिया पेश आया, हमारे लोग सड़कों पर आए, कश्मीरी लोग, बिला किस सियासत के साथ कौन जुड़ा हुआ है गांवों के, शहर के, आज भी अगर आप देख लेंगे चेहरा। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली धमाके के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सारी दुनिया के लिए खतरा बन गया है। उन्होंने निहायत सख्त तरीन अल्फाज में पाकिस्तान को इस हरकत की मजम्मत की और कहा कि दुनिया को इसका नोट लेना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी दिल्ली में PTI से बात कर रहे थे। देखिए, एक चीज बहुत साफ है,
इस्लामाबाद प्रायोजित दहशतगर्द दरिंदे इंसानियत के दुश्मन हैं और इंसानियत के वसूल और इस्लामाबाद के वजूद दोनों के दुश्मन दिखाई पड़ रहे हैं। अब जिस तरह से जो है वो इस्लामाबाद प्रायोजित दहशतगर्द दरिंदों का एक के बाद एक इस तरह का दुस्साहस दिखाई पड़ता है, निश्चित तौर से वो पूरी दुनिया की शांति और सौहार्द के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस्लामाबाद प्रायोजित दहशतगर्द दरिंदे इंसानियत के वसूल और इस्लामाबाद के वजूद दोनों के दुश्मन हैं। और जिस तरह के इस तरह के जल्लादी जालिमों के जुर्म और जुल्म का जो जंगल बना हुआ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने दहली धमाके पर हुकूमत की गैर वाज़ेह पॉलिसी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस निहायत संगीन मसले पर कौम को एतमाद में लिया जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए हुकूमत से कुल जमाती इजलास बुलाने का मुतालबा किया। पवन खेड़ा दहली में खबर रसाई एजेंसी NIA से बात कर रहे थे। It took the government 48 hours to term it as a terror attack. Why this delay is our first question. Our second question is, after Pahalgam, the Prime Minister had said that there is a new normal doctrine now, that any act of terror will be treated as an act of war. We want to know where does that stand. We also have demanded that there should be an all-party meeting under the chairmanship of the Prime Minister. We have also demanded to advance the session of the Parliament so that the Parliament can discuss this. The country needs this kind of confidence. We need to restore the confidence in this country. That can only be done through an all-party meeting and through the Parliament session. So that's okay. We understand that there are some aspects of an investigation that cannot be made public. There is a particular time, proper time to make things public. We understand that. But taking 48 hours, in which time the Prime Minister goes to Bhutan and comes back, and then announces that this was a terror attack, sounds a little odd. Or let the Prime Minister... अलीगढ़ के एक हाई स्कूल में बच्चों को वंदे मातरम गीत पढ़वाने पर एतराज करने के इल्जाम में शमसुल हसन नामी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की गई। अलीगढ़ के एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर राकेश कुमार सिंह ने कहा कि शमसुल हसन टीचर को खिदमत से मुअत्तल कर दिया गया है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रियासत भर में वंदे मातरम गीत गाने को लाजमी करार दिया है। देखिए, शाहपुर कुतुब जूनियर हाई स्कूल है, विकास खंड लोधा है, वहाँ का मामला है। वहाँ पर चंद्रपाल जी जो हैं बच्चों को प्रार्थना सभा के बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगवा रहे थे। वहीं के एक शिक्षक शमसुल हसन जी ने कहा कि आप ये नारे ना लगवाएं, इससे मेरे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, और उन्होंने उनको दहली धमाके में मारे गए अफराद के रिश्तेदारों और दीगर शहरियों ने आज एक दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया और महलुकीन को खिराज अक़ीदत पेश किया। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना इजलास के दौरान भी मारे गए अफराद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। दुआया इज्तिमा में फ़िरका वाराना हम आहंगी की बेहतरीन मिसाल देखी गई। वाज़ेह रहे कि दहली धमाकों में कई मुस्लिम बाशिंदे भी जान गंवा बैठे हैं। मुल्क भर में इस वाक़े पर गम गुस्से की लहर फैल गई है। बॉलीवुड सितारों की जानिब से महलुकीन को ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। तमाम मुल्क मुतासिरीन के साथ खड़ा है। 2011 हो, दिल्ली हाई कोर्ट, 2009 हो, मेहरौली के, बहुत सारी चीजें देखी हैं। वो कहीं पे भी इस तरीके का कोई ब्लास्ट या वो होता है ना, तो ये सारे मंजर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। परसों में माउर्चरी में गया था, वहां देख के ऐसी हालत थी कि पूरी रात नहीं सो पाया। इनके लिए हम लोग जो फाइट कर रहे हैं, आपको पता ही है कि 2005 की बम ब्लास्ट में यहाँ शाम जूस कॉर्नर पे मैं 2 मिनट पहले ही था, उसमें मेरी जान बची। अगर और 2 मिनट खड़ा रहता तो शायद मैं भी नहीं बचता। फिर हॉस्पिटल गए, वहाँ पे लोगों को देखा, बॉडीज देखी, वहां से चेंज आया। फिर हमने 2006 में एक NGO बनाया, साउथ एशियन फोरम पीपल अगेंस्ट टेरर। तो कहीं पे भी कोई ब्लास्ट होता है या उनके लिए
पुणे में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद की मौत हुई है। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के करीब मुबैना तौर पर 2 कंटेनर आपस में टकरा गए, जिससे ट्रकों में आग लग गई, जिसके बाद तेज रफ्तार कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अभी तक 6 बॉडीज को रिकवर किया है, बाकी और भी लोग सीरियस इंजर्ड है, उनको अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती किया है। उनकी इंफॉर्मेशन टीम्स भेजी है हमने, हॉस्पिटल में जाके मतलब तफ्तीश कर रहे हैं, तो उनकी भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी जो 6 बॉडीज मिले उनको हॉस्पिटल में आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। सर, ये आपका जो था वो किस स्वरूप का था, मतलब कौन से व्हीकल? बहुत सारे व्हीकल्स डैमेज हो चुके हैं। जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है कि ब्रेक फेल हो चुका था, ब्रेक फेल होने के कारण गाड़ी अनकंट्रोल हो गई और आगे की गाड़ी को धड़कते हुए आगे जो बड़ा गाड़ी था उसको जाके इम्पैक्ट हो गया। उसका बीच में एक गाड़ी, एक कार थी, वो अटक गई और उसमें थोड़ा आग लगने के कारण गाड़ी में जो पैसेंजर्स थे वो उसमें जलने की आशंका है। उसकी सब बॉडीज अब निकाल रहे हैं। अभी अब तक 6 बॉडी निकाली है और उसको हॉस्पिटल में आगे की कार्रवाई के लिए भेजा है। सर, इंजर्ड का टोल कितना है? अभी ले रही है हमारी टीम, इंफॉर्मेशन ले रही है, लेकिन जो इंजर्ड है बस हॉस्पिटल, बच हॉस्पिटल और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में गुरु नानक देव जी प्रकाश उत्सव के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मज़ाहिब बिलखुसूस सिख धर्म से जुड़े IICC के मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर IICC के सदर सलमान खुर्शीद ने मुनसिफ टीवी से बातचीत में बताया कि इस तकरीब का मकसद बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, भाईचारे, कौमी यकजहती के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। लिहाजा इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर ने हमेशा तमाम मज़ाहिब और सकाफ़त के माबैन एहतराम और मुकालमे को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया है। और इस बार गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की तकरीब ने इस रिवायत को मज़ीद मुस्तहकम किया है। वहीं सेंटर के लाइफ टाइम मेंबर हाजी मोहम्मद शमीम अहमद ने कहा कि इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले मेहमान, समाजी रहनुमा और दानिश्वर हज़रात शरीक हुए हैं और गुरु नानक देव जी की तालीमात, मोहब्बत खिदमत और खिदमत खल्क और मसावात पर रोशनी डाली है। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर गुरु पर्व का जश्न मनाया जा रहा है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेंटर के चेयरमैन सलमान खुर्शीद साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे सर के प्रोग्राम मुनाकिद हो रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा जो यहाँ का एक इस्लामिक सेंटर का एक तरीका है और तहजीब है, वो ये है सब लोगों को साथ मिलाएं। हमारा नाम इस्लामिक यकीनन है, लेकिन वो इस्लामिक कल्चर का यहाँ मकसद होता है आगे बढ़ाने का, और उस कल्चर में सबसे पहली चीज़ है हारमनी, हर मज़हब के और हर कौम के लोगों को साथ मिलाना और सबको एक साथ इकट्ठा कर देना। और उसी की एक पेशकश ये भी है जो हर साल हम करते हैं। और आज इस साल जो है और बहुत मज़ा आया, जिस किस्म के लोग आए, जिन्होंने जैसी बात करी, उससे बहुत अच्छा लगा। कि किसी धर्म की वजह से कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। हम सब एक भगवान के पैदा हुए हैं, हमारी रगों में एक ही खून चलता है। और आज की डेट में जो नफ़रत की बात करते हैं, जो बांटने की बात करते हैं, अगर हम ऐसे प्रोग्राम मनाते रहें आपस में मिलके, तो मैं समझता हूँ कि वो नफ़रत भी कम होगी, दूरियां भी कम होगी, भाईचारा बढ़ेगा। और इस मुल्क में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, अगर ये इंसानियत का काम हो तो इससे बड़ा पैगाम पूरी दुनिया में जाए कि भाई हाँ, हिंदुस्तान में जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कितना मिलजुल कर रहते हैं, कितने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और मेरा मानना यही है कि गुरु नानक जी के जो उनका एक पैगाम है, उस पर हम सब लोगों को चलना चाहिए, उनसे सबक सीखना चाहिए। कहना था कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब के जो त्यौहार हैं उसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सेंटर के जो तमाम मेंबरान हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबस्ता लोग हैं। तो हमने यहाँ पर प्रोग्राम मुनक़िद किया गुरु नानक पर, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर दिगर मज़ाहिब के साथ साथ सिख मज़ाहिब के भी अफराद के लोगों ने शिरकत की है। कैमरामैन बलवंत सिंह के साथ मोहम्मद गुफरान आफरीदी, मुनसिफ टीवी, दिल्ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालिया अमन मुज़ाकरात बिला नतीजा खत्म हुए हैं। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने इस मामले पर कहा कि पाकिस्तानी मुज़ाकरात ने बाज़ नामाकूल और गैर हकीकी मुतालिबात सामने रखे थे, जिसकी वजह से बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी।
आइए अब एक और मौजू की तरफ आते हैं। हालिया दिनों में इमारत इस्लामी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अस्करी हलकों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई, जैसा कि आप सब जानते हैं। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, हमने मुतवाज़िन खारिजा पॉलिसी इसीलिए इख्तियार की है कि अफगानिस्तान तवील जंगों और तबाहकारियों से गुजर चुका है और अब नहायत अच्छा मौका है कि हम अपने तमाम हमसाये ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करें, खित्ते की ममालिक से अच्छे रवाबित रखें और अफगानिस्तान की जोग्राफियाई महल वक़ू से तजारत, रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रांजिट और आमद व रफ्त के लिए मुस्बत तौर पर फ़ायदा उठाए। हमने यही रास्ता इख्तियार किया, लेकिन गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ होती रही। अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की पामाली की गई, अफगानिस्तान में आम शहरियों, दुकानों और मार्केटों पर बमबारी की गई और बिलाखिर काबुल के फ़ज़ाई हुदूद की भी खिलाफ वर्जी की गई। चुनाचे इमारत इस्लामी अफगानिस्तान को रद्द अमल देने पर मजबूर होना पड़ा। बाद अज़ान हमारे दोस्त ममालिक ने राब्ते किए और उनकी मेज़बानी में मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। मुज़ाकरात का पहला दौर कतर में, जबकि हालिया 2 दौर तुर्की की शहर इस्तांबुल में मुनाकिद हुई। इन मुज़ाकरात के लिए इमारत इस्लामी अफगानिस्तान का वफ़द वाक़अतन क़ियादत की जानिब से मुकम्मल इख्तियार, रहनुमाई और नेकनियती के साथ भेजा गया था, लेकिन अफसोस के मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जुराइम के मुकदमे का फैसला 17 नवंबर को सुनाने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक चीफ इस्लाम ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसाफ कानून के मुताबिक फराहम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमें उम्मीद है कि अदालत दानिशमंदी का मुजाहिरा करेगी, इंसाफ का बोलबाला होगा और यह फैसला इंसानियत के खिलाफ जुराइम के खात्मे की अलामत साबित होगा। 1 जून को शुरू होने वाले इस मुकदमे में हसीना की गैर हाजिरी में यह चलाया गया। कई माह तक गवाहियां दी गई और इज्तिमाई कत्लेआम का भी हुक्म इसमें दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जुलाई से अगस्त 2024 के दौरान तकरीबन 1400 अफराद हलाक हुए हैं। इश्तियाल अंगेज इन हालात में 5 इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए हैं, जिनमें कत्ल को रोकने में नाकामी भी शामिल है, जो बांग्लादेशी कानून के तहत इंसानियत के खिलाफ जुराइम के ज़ुमरे में आता है। अगर हसीना को मुजरिम करार दिया जाता है तो उन्हें सजाए मौत भी हो सकती है। शेख हसीना को रियासत की तरफ से मुकर्रर करदा वकील दिया गया है, लेकिन उन्होंने अदालत के इख्तियार को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने आज ऐलान किया है कि जब आइंदा साल फरवरी 2026 के पहले शशमाही में आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात होंगे, उस वक्त आईनी इस्लाहात से मुतालिक कौमी चार्टर के नफाज के ऑर्डर 2025 पर एक कौमी रेफरेंडम होगा। कौम से खिताब में चीफ एडवाइजर ने अपने टेलीविजन खिताब में कहा, तमाम मामलात पर गौर करने के बाद ही हमने फैसला किया है। अमेरिकी दबाव और मगरबी पाबंदियों के खदशात के बाद हिंदुस्तान ने रूस से तेल की खरीदारी तकरीबन मुकम्मल तौर पर रोक दी है। अमेरिकी अखबार ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ने दिसंबर के लिए रूसी खाम तेल के ऑर्डर नहीं दिए। तेल के ऑर्डर मामूल के मुताबिक हर माह की 10 तारीख तक फाइनल कर दिए जाते हैं। हिंदुस्तान की 5 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज ने रवा माह रूस से किसी भी नई खरीदारी का ऑर्डर नहीं दिया है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से हिंदुस्तान पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। अमेरिकी तारीख का सबसे तवील सरकारी शटडाउन आखिरकार खत्म हो गया है। सेनेट के बाद ऐवान नुमाइंदगान ने भी हुकूमती अखराजात से मुतल्लिक बिल मंजूर कर लिया है, जिसके बाद हुकूमती सरगर्मियां दोबारा बहाल हो जाएंगी। इस बिल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दस्तखत कर दिए हैं। बिल का मकसद ग़ज़ाई इमदादी स्कीमों की बहाली, तनख्वाहों की अदायगी और कंट्रोल निज़ाम की मुकम्मल बहाली को यकीनी बनाना है। रियाद में हाल ही में आलमी हम आहंगी मुहिम के तहत मुख्तलिफ आलमी सकाफती प्रोग्राम पेश किए गए। इस मौके पर मनाया गया इंडिया वीक प्रोग्राम एक हकीकी सकाफती संगम साबित हुआ, जहां रियाद के दिल में
हिंदुस्तान के सकाफती रूह का शानदार मुजाहिरा देखा गया। अपने वतन की याद में मुब्तला हिंदुस्तानी तारिकीन वतन हो या हिंदुस्तान के रंग बिरंगी सकाफत को करीब से देखने के ख्वाहिशमंद सऊदी अरब के शहरी हों। इस तकरीब ने महज बॉलीवुड से आगे बढ़कर हिंदुस्तान की तहजीबी धड़कनों को नुमाया किया। आप देखिए इस हवाले से इस तफसीली रिपोर्ट को। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ। इस जश्न में बड़ी तादाद में मुकामी लोग भी अपने अहले खाना के साथ शरीक हुए, जिन्होंने दिन भर तफरीह प्रोग्रामों से लुत्फ उठाया। मुंतज़मीन के मुताबिक ये कोई हैरत की बात नहीं कि सऊदी अरब में मुकीम 14 सकाफतों की नुमाइंदगी करने वाले इस त्यौहार का आगाज एक बार फिर इंडिया वीक से हुआ। बिल्कुल पिछले साल की तरह इस बार तकरीबन 60% ज्यादा शुरका की आमद खुद इसकी मकबूलियत का सबूत है। इस मौके पर एक पुररौनक इंडियन बाजार भी लगाया गया, जहां रिवायती जेवरात, आराइशी अशिया, लिबास और बहुत कुछ दस्तयाब था। representation of India, you know, and it feels so overwhelming to see in such a country, such a, like, it's beautifully staged, and also that we enjoyed the dance and the concert over here. The food is very beautifully placed, and we also get the veg options. I enjoy the culture diversity here and how we know the other cultures that exist. And what surprised me that many people here from different regions from the world, they have combined all of them here in Riyadh attending such festival. This is very enjoyable for me as well as for my family. ये जो मैं आइटम बना रहा हूँ लोगों को यहाँ पसंद भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे और खरीद भी रहे हैं और बना के भी देख रहे हैं, बच्चे भी बना रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छा। और हमारा को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो आते हैं भैया ये कैसे बनता है, तो फिर उनको बना के बताता हूँ भाई ये ऐसे बनता है, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बनाया। हिंदुस्तानी हुनरमंद जो चूड़ियां बनाने और मिट्टी के बर्तन तख्लीक करने में माहिर थे, तकरीब की बड़ी तवज्जो का मरकज बने। मुकामी शहरियों और तारिकीन वतन ने उनकी कारीगरी को दिलचस्पी से देखा और खुद भी मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश की। इंडिया वीक जो रियाद सीजन के दूसरे एडिशन का हिस्सा था, 2 से 10 नवंबर तक सऊदी अरब की ग्लोबल हारमोनी मुहिम के तहत मुनक़्क़द हुआ, जिसकी क़ियादत वज़ारत इत्तलात और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने की। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी।